रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 9। शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ, ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह ही होता है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप संकल्प लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल ही जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या ये है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। ये इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया है कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता ना करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, लेकिन इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो, और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज के 90% से ज्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए 10 कदम बता सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना लें। मैं आपको ऐसे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप कर सकते हैं। पहला कदम है, मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, लेकिन फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या है, तो ये गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई भी समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। दूसरा कदम है, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत। ये मुख्य कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। मुझे चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय बनने का विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदत बताती है कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत ही बड़ा झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती हैं। इन वक्तव्यों के साथ समस्या ये है कि ये बोलने वाले से 2 चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और दूसरी है शिक्षा। सबसे पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है वह है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा कि मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास ये विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ।
मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ और शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं, जो है उनका दिमाग। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा कदम, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, लेकिन मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं और मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसीलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वो मुझसे सीखते हैं। मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से ये सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर्स कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे ये पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया है, लेकिन वे उनसे या तो कर्ज मांगने जरूर आए हैं या फिर नौकरी मांगने जरूर आए हैं। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, लेकिन वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे की तरह हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला ही होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या ये है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। स्मार्ट निवेशक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है, वे खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक निवेशक उस भीड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन में तैयार कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है, लेकिन किसी भी तरह से देखें, ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं ये जरूर कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिले, आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और ये फाइनेंशियल बुद्धि भी है। चौथा कदम, किसी फॉर्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर को एक फॉर्मूला सीखना पड़ता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है, यानी आटा भी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कहावत सुनी है, आप वे हैं जो आप खाते हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, आप वे बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे
आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप एक कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो फॉर्मूला है पैसे के लिए काम करो। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूला को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूला से कई करोड़ डॉलर्स बनाए हैं, परंतु आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूला का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे ये कोई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। 5वां कदम, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया भी हो जाते हैं। ये खुद पर अनुशासन की कमी है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। ये कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे ज्यादा कठिन है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है, अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी भी अमीर नहीं बन सकते। कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से ये सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर इसलिए नहीं धकेलती क्योंकि बाकी लोग गुंडे हैं या बदमाश हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। पहली है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, दूसरी है लोगों का मैनेजमेंट और तीसरी है व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में, ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें इस सिद्धांत को हल्केपन में नहीं लेता। अब दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, उस पैसे को निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ। मैं वैसे आम तौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है कि ऐसे कर्ज में ना फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित करें, अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर घर या शानदार कारें खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। और दूसरा, जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें
और अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाएं और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा विकसित होगी। छठा कदम, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात पर भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा भुगतान किया जाए, और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए, और वे जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ज्यादा ही कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो दे ही देगा, आपको शिक्षित करने के लिए भी समय देगा। मेरे पास कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो मेरे लिए ये करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाजार की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसीलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। इसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूँ। सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर्स सेल्समैन होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। वे बेचते हैं, परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर्स और निवेश बेचने वाले ब्रोकर्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, और ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं। परी कथा की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले ये पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक्स हैं और वो कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। ये मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट्स के बारे में भी है। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। आपके पास उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये विशुद्ध और आसान सा तर्क है। 7वां कदम, इंडियन दाता बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें ये पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल ये होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है। इसीलिए निवेश पर वापसी इतनी इम्पोर्टेंट है। ये सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे ये सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को एक हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है।
इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। ये सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, लेकिन मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। लेकिन मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घ काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है। लेकिन आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। मेरे हर निवेश पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर या ऑफिस बिल्डिंग और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। 8वां कदम, संपत्ति से विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना ये था कि सभी दोस्तों के मॉम डैड ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। ये लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीदने दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर से मिला। क्या तुम्हारे बेटे ने अपनी कार खरीद ली? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, ये तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी मैंने जोड़ दी। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। तो शर्त ये है कि पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाईं। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, लेकिन वह इनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनसे स्टॉक खरीदे और बेचे। वह इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है और एक बार वह इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2000 के घाटे में है, लेकिन उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं और वह और ज्यादा पुस्तकों को खोजने लग गया है। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नजर रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, लेकिन उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिल रहा है। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। ये आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे
करवाना चाहेंगे। ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। 9वां कदम, नायकों की जरूरत, मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरह बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स भी सहेज कर रखता था। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनकी बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं ये सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था, तब मैं नहीं जाता था बल्कि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे। ये सीखने के लिए सबसे सशक्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है। और इसीलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का कोई नायक बदनाम होता है तो इतनी ज्यादा चीख पुकार मचती है। ये किसी अदालती कार्यवाही से ज्यादा होता है। ये एक आदर्श नायक को खो देना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे और वे उसकी पूजा करते थे, अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैक्सन। मेरे गोल्फ के हीरो बने फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनकी शॉट की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज्यादा काम करते हैं। वे चीजों को ज्यादा आसान बना देते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। 10वां कदम, सिखाओ और आपको हासिल होगा, देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चलता रहा, और ये सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूँ, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ ज्यादा धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिखाओ और आपको भी मिलेगा। मैंने पाया कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचार और फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा है, या जो भी मुझे मिला है वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ कि ये सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही तो थी, जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहाँ खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहाँ पहुँचना ज्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार रहेंगी।